नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। एक हंसता खेलता इलाका अब मलबे में तब्दील हो गया है। आए दिन यहां इजरायली हमलों में लोगों के जनाजे उठते रहते हैं। लोगों के पास ना तो खाने के लिए अनाज है और ना ही इलाज के लिए अस्पताल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हमास से युद्ध विराम कराया गया था, लेकिन इजरायल ने उसे माना ही नहीं। उसकी तरफ से गजा में हमले लगातार जारी रहे। मगर अब एक बार फिर ट्रंप ने ऐलान किया है कि गजा से इजरायली सेना की होगी वापसी। हमास के साथ भी समझौता हो गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस बार इजरायल ट्रंप के समझौते को मान्यता देगा? क्या अब गजा को दोबारा बसाने की योजना पर काम शुरू होगा? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर किया मिसाइल हमला, 3 F-35 जेट तबाह। अमेरिका ने खारिज किया दावा, ईरान ने इजरायली साजिश को लेकर चेताया। पोलैंड तक पहुंची रूस यूक्रेन जंग की आंच, रूसी क्रूज मिसाइल गिरने से मचा हड़कंप। नेटो ने भेजे अपने फाइटर जेट, जंग का दायरा बढ़ने की आशंका। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के मधेश में फैली सांप्रदायिक हिंसा, अब तक 3 की मौत। 6 से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू। पीएम बालेन शाह ने नागरिकों से की शांति की अपील। और चलते चलते में देखेंगे, तुर्की में पानी के नीचे मिला 2400 साल पहले डूबा प्राचीन शहर। घरों को सही सलामत देखकर वैज्ञानिक भी हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अगर मुझे किसी देश ने हिरासत में लिया तो इजरायल की स्पेशल फोर्स तैयार बैठी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दी खुली चेतावनी। हालिया अमेरिका दौरे पर उठी थी उनकी गिरफ्तारी की मांग। ढह चुका है पाकिस्तान का सिस्टम। सार्वजनिक मंच से पाकिस्तानी गृह मंत्री नकवी का बड़ा कबूलनामा, कहा मौजूदा व्यवस्था के जरिए समस्याएं हल नहीं हो सकती। मोरक्को की सीमा तोड़कर स्पेन में घुसे हजारों प्रवासी, स्थानीय अधिकारियों ने की सेना भेजने और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की मांग। इतालवी पीएम मेलोनी ने दी शेंगेन समझौते को रद्द करने की धमकी। जापान में तबाही का मंजर, भूकंप के बाद मौत का आंकड़ा पहुंचा 34। हजारों लोग राहत शिविरों में, बचाव अभियान जारी। तो फलस्तीन पर कब्जा करने का इजरायल का सपना उससे दूर होता नजर आ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को गजा के 70% हिस्से पर कब्जा करने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी मंशा पर पानी फेरने का काम किया है। उनकी तरफ से गजा में पूर्ण शांति को लेकर बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर गजा में ऐतिहासिक समझौते का ऐलान किया है, जिसके तहत हमास हथियार सरेंडर करेगा और इजरायली सेना गजा से लौट जाएगी। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास और अन्य सभी सशस्त्र समूहों के हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बनाई है। यह स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह समझौता गजा में एक नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक अहम कदम है, जो फलस्तीनी लोगों की मदद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही इजरायल को वो सुरक्षा मिलेगी जिसका वो हकदार है, क्योंकि गजा का इस्तेमाल अब आतंकी हमलों के अड्डे के तौर पर नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2025 में जब अमेरिका की मध्यस्थता में गजा में युद्ध विराम समझौता हुआ था, उस दौरान ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया था, जो गजा को दोबारा बसाने के लिए काम करेगा, क्योंकि 2023 के बाद से यहां छिड़ी जंग ने इस पूरे क्षेत्र को ही तबाह कर दिया है। अब यहां ना घर बचे हैं, ना अस्पताल और ना ही कोई और बुनियादी सुविधा। लोगों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहां तक कि इजरायली हमलों में मारे गए लोगों के जनाजे भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं निकाले जा पा रहे। उन पर भी इजरायली सेना हमले कर रही है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में यहां 73,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इन हमलों को लेकर इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन करने के आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन आज तक इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि इजरायल ने तो कभी भी युद्ध विराम माना ही नहीं। उसकी तरफ से गजा में लगातार हमले जारी रहे। उसकी कोशिश दुनिया के मैप से फलस्तीन का नक्शा हटाने की दिखाई देती है, लेकिन अब एक बार फिर ट्रंप एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उनका दावा है कि यह नया समझौता उनके 20 सूत्रीय प्लान को लागू करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया
कि गजा समझौते को सावधानी पूर्वक तैयार किए गए चरणों में लागू किया जाएगा। जैसे ही हथियार खत्म करने की प्रक्रिया पूरी होगी, इजरायली सेना पीछे हट जाएगी और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक नई फलस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर गजा को वहां के निवासियों और पड़ोसियों के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी संभालेगी। एक साल पहले वहां हिंसक युद्ध और मानवीय संकट था और बंधकों को बेरहमी से कैद में रखा गया था। हमने ऐतिहासिक प्रगति की है और अभी भी बहुत काम करना बाकी है। ट्रंप ने इस नए समझौते के लिए मध्यस्थ देश मिस्र, कतर और तुर्की का भी आभार जताया है। साथ ही यह दावा भी किया कि 7 अक्टूबर को गजा से पैदा हुए खतरे को दोबारा पनपने नहीं दिया जाएगा। खबर तो यह भी आ रही है कि हमास ने कथित तौर पर ऐतिहासिक निरस्त्रीकरण समझौते पर सहमति जताई है, लेकिन समझौते का कार्यान्वयन इस शर्त पर निर्भर करेगा कि इजरायल समझौते के अपने हिस्से को पूरा करे, क्योंकि हमास ने पहले भी समझौते का पालन करते हुए अपने हमले रोक दिए थे। युद्धबंदियों की वापसी भी हो गई थी, लेकिन इजरायल ने अपने वादे पूरे नहीं किए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार इजरायल इस समझौते की शर्तों का पालन करेगा, और अगर इस बार भी इजरायल ने समझौता तोड़ा तो क्या ट्रंप इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या अब गजा में लोग अपने घरों में सुकून की नींद ले पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पश्चिम एशिया की। तो अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग शुरू हो गई है और इस बार ईरान ने अमेरिका को बड़ी चोट दी है। ईरान ने अमेरिका के 3 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट गिराने का दावा किया है। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के मुताबिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से जॉर्डन में अल अजराक एयरबेस के उस हिस्से को निशाना बनाया जहां F-35 विमानों की तैनाती और रखरखाव की सुविधाएं मौजूद थी। ईरान का कहना है कि इस कार्रवाई में 3 अमेरिकी F-35 विमान पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि 3 अन्य विमानों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही कई अमेरिकी अधिकारी, तकनीकी और मेंटेनेंस स्टाफ के मारे जाने का भी दावा किया गया है। F-35 विमान का तबाह होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक और खास लड़ाकू विमान माना जाता है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन का रडार इसे आसानी से पकड़ ही ना पाए। यह अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस रडार सिस्टम और मल्टी रोल क्षमता के लिए जाना जाता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान का यह वार अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसान लेकर आया है। हालांकि अमेरिकी मध्य कमान यानी सेंटकॉम ने ईरान के इन दावों को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि सभी मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया गया, या तो वे टारगेट किए गए इलाकों तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन जिस तरह अमेरिका बौखलाया हुआ है, उससे साफ है कि ईरान के हमलों ने उसकी नींद उड़ा दी है। जॉर्डन ही नहीं, ईरान खाड़ी के तमाम देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरानी सेना का कहना है कि उसके बलों ने कुवैत के अहमद अल जाबेर हवाई अड्डे पर स्थित रणनीतिक अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन हमले में निशाना बनाया और इस कार्रवाई को हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों का बदला बताया है। आपको याद होगा, बीते दिन अमेरिका ने ईरान में कई ठिकानों पर बमबारी की थी। उसने केशम द्वीप पर एक आवासीय घर पर भी हमला किया था, जिसके बाद ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने चेतावनी भी दी थी कि केशम आइलैंड पर की गई बमबारी में नागरिकों की मौत के लिए पूरी तरह से अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी। और अब ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों के हैंगर, सैटेलाइट संचार प्रणाली और सैन्य उपकरणों के गोदामों को निशाना बनाया है। हालांकि उसने मिस्र में अमेरिकी गैस टैंकरों पर हुए हमलों में कोई भी हाथ होने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उसने तो इसे इजरायल की साजिश करार दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि इजरायल झूठी साजिशें रचकर जंग को भड़का सकता है। वैसे जिस तरह व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के साथ बैठक हुई और उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि अब कभी भी इस जंग में इजरायल की एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह भी तय है कि फिर यह जंग और खतरनाक रूप ले सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को सीमित करने वाला बिल भी अमेरिकी सीनेट में फेल हो गया है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई सीमित करने वाला प्रस्ताव 50 की तुलना में 49 वोटों के अंतर से खारिज हो गया, जबकि पेंसिल्वेनिया से रिपब्लिकन सीनेटर डेव मैककॉर्मिक वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए। अब इसे पूरे सीनेट में लाने के लिए सांसदों को दोबारा कोशिश करनी होगी। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ जाता तो ईरान के खिलाफ हमले शुरू करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए संसद की मंजूरी लेना अनिवार्य हो जाता, यानी राष्ट्रपति अकेले ऐसा फैसला अब नहीं ले पाते।
लेकिन फिलहाल ये कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अब ट्रंप इस जंग को आगे बढ़ाने को लेकर क्या फैसला करते हैं? क्या वो इजरायल को भी इसमें शामिल करेंगे या फिर युद्ध विराम की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे? इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये जंग लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब इसका दायरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। रूस के खिलाफ पहले ही यूरोपीय देशों में खासी नाराजगी है। यूरोपीय देश पहले से ही यूक्रेन के साथ खड़े हैं, इस जंग में उसकी मदद कर रहे हैं और रूस पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। और अब इस जंग में कभी भी उनकी एंट्री हो सकती है। नेटो ने अपने F-16 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। ऐसे में अगर इस जंग में नेटो देश भी शामिल होते हैं तो पूरा यूरोप ही जंग की चपेट में आ जाएगा और यह जंग वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगी। दरअसल रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा है, लेकिन इस बार उसकी मिसाइलें नेटो देश पोलैंड तक पहुंच गई। रूसी मिसाइल KH-101 पोलैंड के पूर्वी गांव तरनावा कोलोनिया में गिरी, जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। हालांकि किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूसी क्रूज मिसाइल पहुंचने से हड़कंप मच गया, क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि रूसी हथियार पोलैंड की सीमा में दाखिल हुए हों। इससे पहले कई ड्रोन भी पोलैंड तक पहुंचे हैं, जिसे लेकर इस बात की चिंता पहले से ही जताई जा रही थी कि क्या जानबूझकर रूस इस युद्ध का दायरा बढ़ा रहा है, क्योंकि यूक्रेन तो लगातार दावा कर रहा है कि रूस से केवल कीव की ही सुरक्षा को खतरा नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप को खतरा है। और अब जिस तरह पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद नेटो ने भी अपने फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया, उसके बाद इस क्षेत्र में महाविनाशक जंग की आशंका जताई जा रही है। दरअसल रूस की यह मिसाइल उस बड़े हमले का हिस्सा थी जो उसने रात भर यूक्रेन पर किया था। मिसाइल और ड्रोन से किए इस हमले में 9 लोग मारे गए, जबकि 50 से ज्यादा घायल हुए हैं, 5 बच्चे लापता हैं। इस हमले में रूस ने यूक्रेन के हथियारों, खासतौर से ड्रोन के निर्माण के ठिकानों को निशाना बनाया, जिनसे किए जा रहे हमलों से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वॉशिंगटन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग के 48 घंटों के अंदर 70 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 280 ड्रोन्स दागकर रूस ने एक बड़ा मैसेज दिया है। आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान जंग की वजह से यूक्रेन के पास पैट्रियट मिसाइलों का अकाल पड़ गया है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की इसी कमजोरी पर चोट कर यह बता दिया है कि ट्रंप के वादे पूरे हों या ना हो, रूस के हमले जारी रहेंगे। वहीं पोलैंड में मिसाइल दागकर पुतिन नेटो देशों को यह एहसास कराना चाहते हैं कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों से घातक हथियार सप्लाई किए गए तो इस युद्ध की आग सीधे नेटो की सरहद में प्रवेश करने से पीछे नहीं हटेगी। रूस के ये तेवर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस तरह यह जंग रुकने की बजाय और फैलती नजर आ रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल में इस वक्त हालात बुरी तरह बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही है और यह विवाद सुनसरी जिले में कावड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ। हाल ही में कावड़िए कोसी बैराज से जल लेकर आ रहे थे। इस दौरान डीजे और लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर दूसरे समुदाय ने आपत्ति जताई और इस दौरान दोनों समुदायों के बीच तीखी बहस हो गई। बहस से शुरू हुआ यह मामला देखते ही देखते हिंसक हो गया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की बहुत कोशिशें की, लेकिन दोनों समुदायों के लोग हथियार लेकर पहुंच गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। इस हिंसा के दौरान कई लोगों की जान चली गई, जबकि गोली लगने और अन्य घटनाओं में दर्जनों लोग घायल हैं। वहीं पथराव में एक इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। सुनसरी जिले से शुरू हुआ यह विवाद धनुषा, सिराहा और सप्तरी जिलों तक पहुंच गया। इसमें पुलिस फायरिंग और हिंसक झड़पों के दौरान अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 4 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और पुलिस से झड़प की घटनाओं ने देश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया, जबकि सेना को सड़कों से लेकर संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टरों के साथ मोर्चा संभालना पड़ा है। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस घटना पर चिंता जाहिर की, साथ ही भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की अपील की है। वहीं पुलिस फायरिंग के दौरान मारे गए 2 युवकों के मामले में नेपाल सरकार और मृतकों के परिजनों के बीच 7 सूत्रीय समझौता हुआ है। इस समझौते पर गृहमंत्री सदन गुरुंग, ओम प्रकाश मेहता के पिता कृष्णदेव मेहता और जयप्रकाश मेहता के पिता नरेश मेहता ने हस्ताक्षर किए और इसके बाद ही दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया।
और ये जो समझौता हुआ है उसके तहत नेपाल सरकार दोनों मृतकों को आधिकारिक रूप से शहीद घोषित करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करेगी। साथ ही दोनों परिवारों को 10-10 लाख नेपाली रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी बात कही है। लेकिन नेपाल में फैली इस अशांति ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाजार बंद हैं, शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और हजारों लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। सारी गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हालात को कितने जल्दी सामान्य कर पाती हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे पानी के नीचे मिले एक ऐसे अजूबे की जिसने एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है। तो अक्सर ऐसा कहा जाता है और हमने पढ़ा भी है कि दुनिया में कई ऐसे शहर थे जो प्राकृतिक आपदाओं में या तो ध्वस्त हो गए या फिर समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण हमेशा हमेशा के लिए पानी के नीचे समा गए और उनके अवशेष उनकी इस मौजूदगी की गवाही देते हैं। कई सभ्यताओं का पता अवशेषों से ही लगा है, लेकिन अब वैज्ञानिकों के हाथ न सिर्फ ऐसे अवशेष लगे हैं जो किसी पुराने के होने के संकेत देते हैं, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर ही एक्सपर्ट्स को मिला है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह शहर आज भी बिल्कुल सही सलामत हालत में है। यह खोज तुर्की के दक्षिण पूर्व में डिकले बांध के जलाशय वाले हिस्से में पानी के नीचे की गई है, जहां एक्सपर्ट्स को 2400 साल पुराने एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। और इसकी कई चीजें आज भी जिस तरह से बची हुई हैं, सुरक्षित पाई गई हैं, उसने एक्सपर्ट्स को भी हैरत में डाल दिया है। इस स्टडी में घरों, मोहल्लों के साथ साथ मकबरों, मस्जिदों और धार्मिक स्कूलों के होने का पता चला है, जो सभी पानी के नीचे सदियों से होते हुए भी अच्छी हालत में सुरक्षित है। रिसर्चर्स ने पानी के नीचे 78 घरों के अवशेषों की पहचान की है, जिससे यह पता चलता है कि इस इलाके में कभी काफी बड़ी आबादी रहती होगी। टाइग्रिस नदी के किनारे खेती वाले इलाके बताते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित थी। इस जगह पर मस्जिद और मदरसा जैसी धार्मिक संरचनाएं और कई कब्रिस्तान भी मिले हैं। इस रिसर्च को एक नई सभ्यता की खोज के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यहाँ कई प्राचीन सभ्यताओं का घर था और ये साम्राज्यों और संस्कृतियों का मिलन स्थल था, जिन्होंने इस इलाके पर अपनी छाप छोड़ी। ये नई खोज साफ तौर पर दिखाती है कि जितना भी अभी तक हम इतिहास और पुरानी सभ्यताओं के बारे में जानते हैं, वो अभी भी बहुत कम है। ऐसी और भी कई सिविलाइजेशंस हो सकती हैं जहां अभी तक एक्सपर्ट्स पहुंचे भी ना हो। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।